नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय। भारत एक्सप्रेस की खास मुहिम गुनहगार में आपके सामने तमाम अपराधियों के घिनौने नकाब उतारे जाते हैं। आज की खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे किस तरह मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल से एक ऐसे कट्टरपंथी मॉड्यूल का खुलासा किया है जिसके तार पाकिस्तान, देवबंद, डार्क एप्स, जिहादी साहित्य, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और अफगानिस्तान तक जुड़ रहे हैं। वहीं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी पहचान बनाकर महिलाओं को ठगने वाले एक शातिर आरोपी करीम रफीक भाई सिपाही को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को हिंदू युवक आदित्य पटेल बताकर विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को शादी का झांसा देता था। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत कोलकाता से करते हैं, जहां ऑनलाइन मोटी रकम कमाने का लालच देकर साइबर अपराधियों ने लोगों से उनका पैसा निवेश करवाया और फिर उसे ठग लिया। रकम को सीधे इस्तेमाल न करके उसे छिपाने के लिए कई स्तरों पर घुमाया गया। इस साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस ने मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु और गुरुग्राम में 8 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। 129 बैंक खाते फ्रीज करते हुए जांच एजेंसी ने 18.4 करोड़ की ठगी को बेनकाब किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस ने मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु और गुरुग्राम में 8 ठिकानों पर छापेमारी की। 1 जून 2026 और 4 जून 2026 को ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुआ। ईडी की टीम ने इस दौरान कई कंपनियों और उनसे जुड़े परिसरों की तलाशी भी ली। इनमें पेक्स डिजिटल पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, स्मूथ पे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, किंसेन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, टोरस टेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान कुबेर लिमिटेड और डिसेंट्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी को तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं, जिनकी जांच हो रही है। इसके अलावा 29 बैंक खातों को फ्रीज भी किया गया है, जिनमें करीब 18.4 करोड़ रुपए की रकम जमा थी। जांच के दौरान कुछ लॉकर भी फ्रीज किए गए हैं। ईडी ने ये जांच पश्चिम बंगाल के विधाननगर पुलिस कमिश्नर के साइबर क्राइम थाने में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन मामलों में ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया गया था। जांच में पता चला कि साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को अपने झांसे में लेते थे। स्टॉक फ्रंटलाइन C4 और वैनगार्ड C7 जैसे ग्रुपों के जरिए निवेश कर मोटी रकम का लालच देते थे। लोगों को CHC, SES, अलाइस, एस्कॉर्ट्स जैसे एप्स के जरिए आईपीओ और शेयर बाजार में निवेश करने का झांसा दिया गया। पीड़ितों को बताया गया कि उन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में निवेशकों को भारी मुनाफा भी दिखाया गया, जिससे उनको भरोसा हो सके। लेकिन जब निवेशक अपना पैसा निकालने की कोशिश करते थे, तो उनसे टैक्स, फीस या दूसरे कारण बताकर और पैसे जमा करवाए जाते थे। इस तरह कई लोग ठगी का शिकार हो गए और उनकी मेहनत की कमाई साइबर अपराधियों के हाथों चली गई।
ईडी जांच में पता चला कि साइबर फ्रॉड से हासिल की गई रकम को सीधे इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसे छिपाने के लिए कई स्तरों पर घुमाया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक ठगी की रकम को फर्जी या म्यूल बैंक खातों, चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों और पेमेंट गेटवे कंपनियों के जरिए आगे भेजा गया। इसके बाद कई कंपनियों और खातों के बीच लेन देन कर पैसे की असल पहचान छिपाने की कोशिश की गई। लेन देन के पैटर्न से पता चला कि कई संदिग्ध खातों में पैसा आया, फिर उसे अलग अलग संस्थाओं के जरिए घुमाया गया और पेमेंट गेटवे कंपनियों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। जांच में कई कंपनियों के बीच कॉमन डायरेक्टर, एक जैसे बिजनेस एड्रेस, आपसी वित्तीय कनेक्शन और पैसों के ट्रांसफर के सबूत मिले हैं। ईडी का कहना है कि इन गतिविधियों के जरिए साइबर फ्रॉड से कमाए गए पैसों को वैध दिखाने और मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की गई। फिलहाल ईडी जब्त किए दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई और जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल से एक ऐसे कट्टरपंथी मॉड्यूल का खुलासा किया है जिसके तार पाकिस्तान, देवबंद, डार्क एप्स, जिहादी साहित्य, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और अफगानिस्तान तक जुड़ रहे हैं। पुराने भोपाल के काजी कैंप इलाके से गिरफ्तार 35 साल के मोहम्मद फराज को एजेंसी एक ऐसे इंटरस्टेट नेटवर्क की अहम कड़ी मान रही है जिसे लोन वुल्फ हमलों के लिए तैयार किया जा रहा था। इस ग्रुप का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा था। निर्देश साफ थे, हथियार खरीदो, तैयार रहो और जरूरत पड़ने पर विदेश जाने के लिए भी तैयार रहो। जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क से जुड़े युवाओं को मिलिशिया ट्रेनिंग के बाद दुनिया के दूसरे देशों में भी जिहाद के नाम पर लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी थी। हमारी रिपोर्ट देखिए। भोपाल में एक ऐसा साइलेंट नेटवर्क सामने आया है जिसमें न बंदूक थी न बम, मगर सिर्फ मोबाइल फोन, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की गहरी दलदल में धकेलने का काम बड़ी होशियारी से अंजाम दिया जा रहा था। काजी कैंप इलाके से एटीएस ने मोहम्मद फराज को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि वो देश भर के युवाओं को टारगेट कर उन्हें ब्रेन वॉश करने के काम में जुटा था। दरअसल गुरुवार 11 जून की रात करीब 3:30 बजे एटीएस की टीम काजी कैंप की सकरी गलियों में बिना किसी शोर शराबे के पहुंची। टीम ने बिना सायरन के एकदम गुपचुप तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया। छत के रास्ते घर में एंट्री की और मोहम्मद फराज को हिरासत में ले लिया। इस ऑपरेशन में कुल 12 अधिकारी शामिल थे, जिनमें 3 महिला अधिकारी भी थीं। पूरा मिशन बेहद गोपनीय रखा गया था। फराज बाहर से देखने में एक सामान्य युवक था। वो कभी कंपाउंडर के तौर पर काम करता था तो कभी बैटरी रिपेयरिंग करता था, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक उसके मोबाइल में एक अलग ही दुनिया सक्रिय थी। आरोप है कि वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं को वीडियो भेजता था और उन्हें कट्टर सोच की ओर प्रेरित करता था, खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर
और अकेले रहने वाले युवकों को निशाना बनाया जाता था। फराज के घर के ऊपर ट्यूशन कुरान क्लास का बोर्ड लगा हुआ था। फिलहाल घर का दरवाजा एटीएस ने सील कर दिया है। पड़ोसियों का कहना है कि फराज बेहद शांत स्वभाव का था और धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था। हालांकि एजेंसियों का मानना है इसी सादगी के पीछे मोबाइल के जरिए एक गंभीर साजिश चल रही थी। जांच में इस पूरे मामले के तार देवबंद से जुड़े बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फराज की मुलाकात सहारनपुर के नईम अब्दुल्ला से वहीं हुई थी। नईम को 13 जून को देवबंद से गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान एटीएस ने आरोपी के मोबाइल फोन से पाकिस्तान से भेजी गई जिहादी दस्तावेजी पीडीएफ फाइलें बरामद करने का दावा किया है। एजेंसी अब उसके डिजिटल डेटा, चैट, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन संपर्कों और संदिग्ध ग्रुप्स की परतें खोल रही हैं। सूत्रों के अनुसार फराज सिर्फ डिजिटल कट्टरपंथी सामग्री तक सीमित नहीं था, वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ले रहा था। एजेंसियों को शक है कि वो कुछ डार्क एप्स के जरिए संदिग्ध ग्रुप्स से जुड़ा हुआ था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच में प्रारंभिक तौर पर गाजा के समर्थन में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी सामने आने के बाद कही जा रही है। एटीएस का दावा है कि इस नेटवर्क से जुड़े युवाओं को टारगेट किलिंग और लोन वुल्फ हमलों के जरिए दहशत फैलाने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा था। उन्हें पासपोर्ट बनवाने को कहा गया था ताकि आगे चलकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या पश्चिम एशिया जाकर कथित आतंकी प्रशिक्षण लिया जा सके। जांच एजेंसी के मुताबिक फराज ने पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया था। वो अफगानिस्तान या पश्चिम एशिया जाने के लिए तैयार था। एजेंसियां अब ये खंगाल रही हैं, क्या उसकी विदेश यात्रा की कोई तारीख, रूट या फंडिंग चैनल भी तय किया गया था। एटीएस सूत्रों के अनुसार युवाओं को भड़काने के लिए इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े प्रशिक्षण वीडियो, जिहादी साहित्य और डिजिटल दस्तावेज साझा किए जा रहे थे। कसम से मतलब जितनी आर्मी ने हमने सपोर्ट मतलब कश्मीर को सपोर्ट करता है आर्मी। फराज के मोबाइल से बरामद सामग्री को एजेंसी उसके बयानों की पुष्टि करने वाला अहम डिजिटल सबूत मान रही है। जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी हैंडलर ने फराज और इस ग्रुप से जुड़े अन्य युवाओं को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के मिशन 2047 एजेंडे की ओर भी धकेलने की कोशिश की। आरोप है कि फराज से शपथ दिलवाई गई और लोकतांत्रिक व्यवस्था को न मानते हुए हथियार बंद संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा गया। एटीएस का आरोप है कि नईम ने ही फराज का संपर्क विदेश में बैठे हैंडलर से कराया। दोनों पर आरोप है कि वे एक खास नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे। फिलहाल मोबाइल की फोरेंसिक जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन की पड़ताल जारी है। फराज दिन में अपने घर के पास स्थित एक क्लिनिक में काम करता था। खुशबू क्लिनिक नाम के इस केंद्र में वो मरीजों को देखता था, लेकिन जांच में सामने आया कि रात के समय वो मोबाइल के जरिए सक्रिय रहता था। एजेंसियां उसके डिजिटल कम्युनिकेशन और जुड़े हुए लोगों की भूमिका को खंगाल रही हैं। क्लिनिक की मकान मालकिन सैयदा बी का कहना है कि वो फराज के बारे में सुनकर हैरान है। उनके मुताबिक वो शांत और शिष्ट व्यवहार वाला युवक था। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उसने अपनी नौकरी के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और अगर निर्दोष है तो कानून उस पर न्याय करेगा। जांच एजेंसियों का ध्यान अब इस बात पर है कि फराज किन किन ग्रुप्स से जुड़ा था, उसने किस तरह का कंटेंट साझा किया और उससे जुड़े लोग कौन कौन से हैं। एजेंसियों का मानना है कि अब कट्टर सोच केवल डार्क वेब तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि आम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए तेजी से फैल रही है। फिलहाल फराज को रिमांड पर ले लिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भोपाल से पकड़ा गया फराज सिर्फ एक कट्टरपंथी युवक था या फिर सीमा पार से रिमोट कंट्रोल हो रहे एक बड़े इंटरस्टेट मॉड्यूल का हिस्सा। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में देश के किन किन शहरों से युवा जुड़े थे और क्या कोई बड़ा हमला अंजाम देने की तैयारी जमीन तक पहुंच चुकी थी। पूछताछ में एजेंसी के सामने 3 बड़े सवाल हैं। पाकिस्तान में बैठा हैंडलर कौन है, इंटरस्टेट ग्रुप से और कितने लोग जुड़े हैं, और क्या लोन वुल्फ हमलों की तैयारी सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक थी या उससे आगे भी बढ़ चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी पहचान बनाकर महिलाओं को ठगने वाले एक शातिर आरोपी करीम रफीक भाई सिपाही को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को हिंदू युवक आदित्य पटेल बताकर विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को शादी का झांसा देता था। उसने अपनी फर्जी पहचान को सच दिखाने के लिए नकली सरकारी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रखे थे। आरोपी महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए आलीशान संपत्तियों की तस्वीरें और तोहफे बेचता था। ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में रहने वाली कई अकेली और विधवा महिलाओं के लिए एक शख्स भरोसे, प्रेम और नए जीवन की उम्मीद बनकर आया था। वो खुद को आदित्य पटेल बताता था। उसकी बातें इतनी मीठी थीं कि सामने वाला आसानी से उसके झांसे में आ जाता। लेकिन इस नाम और चेहरे के पीछे छिपी थी एक ऐसी साजिश जिसका खुलासा होने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 44 साल के करीब रफीक भाई सिपाही को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि करीम मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर खुद को हिंदू युवक आदित्य पटेल बताकर प्रोफाइल बनाता था। वो खास तौर पर उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो अकेले जीवन जी रही थीं या विधवा थीं और जीवन साथी की तलाश में थीं। करीम पहले महिलाओं से दोस्ती करता, फिर धीरे धीरे उनके विश्वास में जगह बना लेता। वो खुद को सफल कारोबारी बताता और आलीशान बंगलों तथा लग्जरी जीवन शैली की तस्वीरें भेजकर महिलाओं को प्रभावित करता था। वो दावा करता कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसके कोई बच्चे नहीं हैं। इस भावनात्मक कहानी के जरिए वो महिलाओं की सहानुभूति और भरोसा जीत लेता था। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती, करीम महिलाओं को निजी नंबर देता और घंटों चैट करता। कई बार वो उपहार भी भेजता ताकि सामने वाली महिला को उस पर पूरा भरोसा हो जाए। लेकिन जब रिश्ता गहरा हो जाता तब उसका असली खेल शुरू होता। शादी का झांसा देकर वो महिलाओं से व्यापार, निवेश या किसी अन्य बहाने से पैसे मांगता। कुछ मामलों में उसने नकदी, वाहन और अन्य कीमती सामान भी हासिल किए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि करीम ने अपनी फर्जी पहचान को मजबूत बनाने के लिए आदित्य पटेल नाम के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और यहां तक कि पासपोर्ट भी बनवा रखा था। इससे महिलाओं को उसके झूठे होने पर शक करने का कोई कारण नहीं मिलता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और आखिरकार करीम को गिरफ्तार कर लिया। उसके मोबाइल फोन की जांच में करीब 100 महिलाओं का डेटा मिला है। इसके अलावा कई महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि करीम का पहले ही निकाह हो चुका है। उसका एक 20 वर्षीय बेटा भी है। आरोपित मेहसाणा जिले के कड़ी का रहने वाला है। वो खुद को आईटी इंजीनियर और प्लास्टिक कारोबार का मालिक बताता था। कुछ समय पहले एक बहन हम विश्व हिंदू परिषद कार्यालय आई हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उन्होंने बोला कि मैंने जीवनसाथी.com पे एक एप्लीकेशन लगाई थी शादी के लिए। तो जीवन साथी एप्लीकेशन के अंदर उनको मैच मिला एक, और वो युवक उनको मिलने आया, उनसे बात हुई और वो युवक ने अपना नाम परिचय दिया आदित्य पटेल। आदित्य जीवन भाई पटेल का नाम से परिचय दिया और उनकी खुद की आदित्य पॉलीप्लस नाम की प्लास्टिक की कंपनी है, प्लास्टिक के दानों की कंपनी है, ऐसा उनको बताया गया। अभी बहन भी थोड़ा उनके पहले भी शादी हो चुकी थी और उनके जो हस्बैंड है वो चल बसे थे। तो बहन ने बोला कि मैं एक परिचय के अंदर एक बार मिलने से मैं आपका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी, मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो हमको एक दो बार अपने अच्छे से जान पहचान हो जानी चाहिए। तो ये दौरान एक दो बार और मिले तो उसने अपने आप को आदित्य जीवन भाई पटेल बताया था। उसने आधार कार्ड दिया बहन को, राशनिंग कार्ड दिया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया, पान कार्ड दिया, इलेक्शन कार्ड दिया और इंटरनेशनल जो यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया और पासपोर्ट भी दिया। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है उसने अपने बनाए थे आदित्य पटेल नाम से।
पीड़ित महिला ने बताया कि मुझे जीवन साथी ऐप पर एक व्यक्ति मिला था जिसने अपनी पहचान आदित्य पटेल बताई थी, लेकिन वो वास्तव में आदित्य पटेल नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि वो करीम सिपाही नाम का व्यक्ति है। इसके बाद मैंने वीएचपी से संपर्क किया और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुझे जीवन साथी ऐप पे एक एप्लीकेशन पे एक पर्सन मिला था जो उसने खुद के आइडेंटिफिकेशंस आदित्य पटेल बताया था, बट वो एक्चुअल में आदित्य पटेल नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि वो करीम सिपाही करके पर्सन है और उसके बाद मैंने वीएचपी पे कनेक्ट किया और उसके बाद पुलिस कंप्लेंट की। वो मेरे मोबाइल डिस्प्ले पे आया था नाम, वैसे रेगुलरली आदित्य पटेल दिखता था नाम, बट अचानक से टैब क्लोज किए सब, तो उस टाइम पे अचानक से करीम सिपाही लिखा हुआ है। हाँ, सब डॉक्यूमेंट्स उसने एडिट करके दिए थे, सब ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट भी उसकी वाइफ का दिया हुआ। बस सभी लड़कियों को निवेदन है कि आगे अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जीवन साथी शादी.com या कोई भी मैट्रिमोनी पोर्टल पे अगर वो पार्टनर सर्च कर रही है तो वो एक बार कंफर्म करे कि पार्टनर जेन्युइन है या नहीं, बिकॉज कहीं कोई भी एप्लीकेशंस पे जेन्युइन प्रोफाइल्स नहीं है। अभी आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो किसी भी प्रोफाइल पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। ऐसे ही लाइक कभी भी अगर आपको करना है ट्रस्ट, तो फैमिली को इन्वॉल्व करके या किसी बड़े को इन्वॉल्व करके ही करो, अकेले कुछ रिस्क मत लो। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल के अनुसार अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि करीम ने फर्जी दस्तावेज कैसे बनवाए, इसमें उसकी मदद किसने की और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। साथ ये भी जांच की जा रही है कि अब तक उसने कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया है और उनसे कितनी रकम की ठगी की। फिलहाल करीम पुलिस रिमांड पर है और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ये मामला एक बार फिर ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते साइबर धोखाधड़ी और फर्जी पहचान के खतरों को उजागर करता है। इस मुद्दे पर बजरंग दल कोऑर्डिनेटर ज्वलित मेहता ने कहा है कि कुछ समय पहले एक बहन विश्व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे कार्यालय आई। उन्होंने बताया कि मैंने जीवनसाथी.com पर शादी के लिए एक आवेदन दिया था। उस एप्लीकेशन के अंदर उनका मैच भी मिला और वो युवक उनसे मिलने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस पर आम लोगों को ठगने, धोखा देने वाले गुनहगारों का पर्दाफाश इसी तरह जारी रहेगा। आज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।